परिंदे रुक मत जाना, तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत, उड़ान बाकी है, आज या कल मुट्ठी में होगी तेरे दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी, राजस्थान सरकार वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत इससे पूर्व हम लोगों ने अध्ययन किया लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन किया, उस समय हम लोगों ने जाना कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और जनता के द्वारा चुने हुए ये शासक शासन के प्रमुख फैसले लेते हैं, प्रमुख निर्णय लेते हैं। लेकिन ये शासन के जो निर्णय लेते हैं वे अपनी मनमर्जी या अपनी इच्छा से नहीं लेते। जनता के हितों का ध्यान रखने के लिए कुछ निश्चित मापदंड होते हैं, कुछ उच्च आदर्श होते हैं, कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं, यानी कुछ नियम होते हैं, उन्हें ही संविधान कहा जाता है। यानी संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था के उच्च आदर्श नियम होते हैं जिनका अनुसरण वहाँ की जनता और वहाँ के सरकार के द्वारा किया जाता है। अब संविधान शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के प्रश्न सिर उठाते हैं, जैसे कि संविधान क्या होता है, संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान किस प्रकार से बनता है, संविधान कौन बनाता है और किसी लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत जब संविधान बनाया जाता है तो वे कौन कौन से निर्धारित आदर्श होते हैं, निर्धारित मूल्य होते हैं जिनका संविधान बनाते समय अनुपालन किया जाता है। क्या संविधान एक बार बन जाने के पश्चात परिवर्तित नहीं होता और संविधान बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को किस प्रकार से स्थापित कर पाता है। इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम लोग संविधान निर्माण के इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। नवोदित संविधान निर्माण का उदाहरण दक्षिण अफ्रीका के संविधान का है, जिसकी हम लोग इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भारतीय संविधान की मूल संरचना का हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा करेंगे। हम लोग यह भी जानेंगे कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ और किस तरह से संविधान के मूलभूत आदर्श हमारे संविधान के अंतर्गत स्वीकार किए गए हैं। बच्चों, सार रूप में हम लोग कह सकते हैं कि संविधान कुछ ऐसे बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। यानी इन बुनियादी नियमों को सम्मिलित रूप में हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ये जो तस्वीर आप लोगों के सम्मुख है वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता नेल्सन मंडेला की है। ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति भी थे। ये दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और इन्हें दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जिस प्रकार से भारत में महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इन्होंने रंगभेद और नस्लभेद पर आधारित शासन व्यवस्था से लोहा लिया और संघर्ष किया। इनके संघर्ष को इनके ही शब्दों में हम लोग अध्ययन करते हैं। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस आदर्श के लिए अपनी जान देने को तैयार भी हूं। ये कहना था नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं एक ऐसे आदर्श लोकतांत्रिक स्वतंत्र समाज की स्थापना करना चाहता हूं जो रंग भेद और नस्ल भेद पर आधारित नहीं हो, जिसमें श्वेत और अश्वेत सभी समान हो और सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। इस संघर्ष को हम लोग आज के वीडियो के अंतर्गत लोकतांत्रिक संविधान के द्वारा पढ़ेंगे। बच्चों, इस व्यक्ति को गोरों की समर्थित सरकार ने, यानी रंग भेद पर आधारित समर्थित सरकार ने उनके खिलाफ, नेल्सन मंडेला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें 1964 में इस रंग भेद का समर्थन करने वाली सरकार ने उनके 7 साथियों के साथ आजीवन कारावास दे दिया गया और उन्हें दक्षिण अफ्रीका के रॉबेन द्वीप के अंतर्गत कठोर कारावास दिया और इस भयावह जेल के अंतर्गत उन्हें रखा गया। बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किस रूपरेखा के आधार पर हुआ और वे कौन कौन सी
परिस्थितियां थी जिसमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस की गई। इन सब को हम दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान के प्रक्रिया के तहत ही पढ़ेंगे। आप लोगों के सामने ये एक साइन बोर्ड है, जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है डेंजर यानी खतरा। नेटिव इंडियंस एंड कलर्स के लिए यानी रंगीन चमड़ी वाले अश्वेत और भारतीयों के लिए यह चेतावनी दी गई है। यू हैव बीन वॉर्न यानी आप लोगों को चेतावनी दी जाती है कि यदि तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा और हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही तुम्हें गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते तुम्हारी लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे और तुमको यह चेतावनी दी जाती है कि इस परिसर में मत घुसो। यानी अपने ही राज्य के अंतर्गत, अपने ही भूखंड के अंतर्गत, अपने ही भूभाग के अंतर्गत घुसने की, भ्रमण करने की इजाज़त भी दक्षिण अफ्रीका के रंगीन चमड़ी वाले लोगों को, अश्वेत लोगों को और वहां जाकर बस गए हिंदुस्तानियों को नहीं थी। यह व्यवस्था अपनाई गई थी दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद पर आधारित सरकार ने। वहां पर हुआ ये कि यूरोप से कुछ व्यापारिक कंपनियां 17वीं 18वीं शताब्दी के अंतर्गत व्यापार करने निकली और अनेक देशों पर इन्होंने शासन स्थापित कर लिया, जैसा कि इन्होंने भारत में भी किया और वैसे ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत भी किया। लेकिन भारत से उलट दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत इन यूरोपियन कंपनियों ने वहाँ के शासन व्यवस्था को, स्थानीय शासन को अपने अधीन कर लिया और वहाँ के लोगों का, श्वेत लोगों का रंग के आधार पर शोषण करना प्रारंभ कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की मूलतः जनसंख्या का स्वरूप देखें तो वहाँ पर मूल जो निवासी थे वे चमड़ी के आधार पर कुछ काले थे, यानी उन्हें अश्वेत कहा जाता था, जो वहाँ की जनसंख्या का 3/4 भाग था। और बाहर से जो यूरोपियन लोग आए और वहाँ आकर बस गए, वे द्वितीय स्थान वहाँ की जनसंख्या के अंतर्गत रखते थे। इन दोनों का मिश्रित रूप रंगीन चमड़ी वाले कहा जाता था और इन्हीं में से कुछ भारतीय थे जो वहाँ जाकर बस गए थे। यूरोपियन गोरे लोगों के द्वारा रंग के आधार पर यानी स्किन के कलर के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ माना और इन रंगीन चमड़ी वाले लोगों और वहाँ के मूल निवासी अश्वेतों के साथ में अत्याचार और शोषण करना प्रारंभ कर दिया। शोषण इस कदर प्रारंभ किया कि वहाँ के लोगों को सामाजिक आर्थिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, यानी उन्हें मताधिकार का अधिकार भी नहीं दिया गया। उन लोगों को किसी भी परिसर में घुसने से पूर्व पहले एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता था वहाँ की गोरी सरकार से, तब जाकर वे वहाँ एरियाज़ में जाकर वहाँ के लोगों के बीच जाकर काम कर सकते थे। उन्हें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने का अधिकार नहीं था, जैसे बस, टैक्सी, रेलगाड़ी, इन सब के लिए अलग अलग इंतज़ाम थे, चाहे वह होटल हो, स्कूल हो, लाइब्रेरी हो, कॉलेज हो या चाहे नाट्यशाला हो, सिनेमा हॉल हो, तरणताल हो, पब्लिक टॉयलेट हो, स्विमिंग पूल हो या ऐसी कोई भी स्थिति, यहाँ तक कि गिरजा घर में जाने के भी अलग अलग इंतज़ाम थे, अलग अलग व्यवस्थाएं थी। ईश्वर की उपासना के स्थल पर भी यहाँ इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। इन लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था कि इन लोगों के चलने वाले रास्ते पर यूरोपियन लोग नहीं चलते थे, इसलिए इन लोगों के रास्तों का इंतज़ाम भी अलग अलग किया गया था। इन्हें अपनी बात कहने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था और इस शोषणकारी सरकार का विरोध करने का अधिकार भी नहीं था। यानी कह सकते हैं कि वहाँ के मूलभूत संसाधनों पर, वहाँ की शासन व्यवस्था पर इन गोरे लोगों ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और वहाँ के मूल अश्वेत लोगों के साथ में रंग के आधार पर भयानक शोषण किया जाता था, जिसका ये जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। ये जो साइन बोर्ड है वो है डरबन समुद्र तट से संबंधित है और इस पर लिखा हुआ है कि डरबन नगर या डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार केवल श्वेत लोगों को ही है।
यानी श्वेत लोग ही इस तट पर नहा सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ में हर स्तर पर शोषण होता था, उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, राजनीतिक दलों का निर्माण करने का अधिकार नहीं था, अपनी बात कहने यानी मीडिया की स्वतंत्रता भी वहाँ पर नहीं थी। लेकिन यह स्थिति सदैव नहीं बनी रही। 1950 तक आते आते वहाँ की शोषणकारी सरकार का विरोध करने के लिए लोग एकजुट हो गए, एकत्र हो गए और अब सड़कों पर आ खड़े हुए। उन्होंने हड़तालों, धरनों और प्रदर्शन के माध्यम से इस शासन व्यवस्था का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इस शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए वहाँ की प्रमुख जितनी भी राजनीतिक दल थे एकजुट हो गए, यानी कम्युनिस्ट पार्टी और मजदूर संगठन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे आकर एकजुट होकर इस शासन व्यवस्था का विरोध करने लगी। परंतु इन गोरी सरकार का जो नृशंस हत्याकांड था या दमनात्मक नीति थी, वह अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी, लगातार जारी थी। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों, आप लोगों के ये सामने जो ये पुस्तक की तस्वीर है वह नेल्सन मंडेला की